डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह है बीए द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMS 203। इस पेपर के अंतर्गत हम आज इकाई 6 की बात करेंगे। इकाई 6 जिसका नाम है अंधेर नगरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र पाठ एवं व्याख्या। इस इकाई की रूपरेखा कुछ इस प्रकार से है। हमने इस इकाई को 4 खंडों में विभाजित किया था। हम आगे के लेक्चर में भाग 1 और 2 की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं भाग 3 की। अब से पहले हमने जो बात की हुई है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले अंधेर नगरी एक कालजयी नाटक, इसकी बात हमने विस्तार से की थी। प्रमुख संदेश क्या है इसकी भी बात हम कर चुके हैं। साहित्यिक विशेषताएं क्या है, इस नाटक की साहित्यिक विशेषताएं क्या है, इसकी बात भी हम विस्तार से कर चुके हैं। फिर रूपरेखा भाग 2 में हमने जो बात की थी उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय हमने प्राप्त किया। उनकी कृति, उन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे गए हैं, उनके द्वारा लिखे गए हैं, वो बात हमने विस्तार से की हुई थी। नाटक की भूमिका क्या है इसकी भी बात हमने की थी। और अंत में कथानक का संक्षिप्त परिचय भी हमने प्राप्त किया हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं रूपरेखा 3, यानी कि इस इकाई के भाग 3 की बात। उसमें हम देखेंगे अंधेर नगरी नाटक के दृश्य। अब इस नाटक को 6 दृश्यों में विभाजित किया गया है। कुल मिलाकर इस नाटक के 6 दृश्य हैं, यानी कि 6 भागों में बांटा गया है। इस भाग 3 में हम 1 से लेकर 4 दृश्य उसकी चर्चा करेंगे। और दृश्य यानी क्या, मान लीजिए कि हमने आगे के लेक्चर में बात की थी कि नाटक का संक्षिप्त परिचय जो है वो हमने प्राप्त कर लिया था, लेकिन डिटेल में विस्तार पूर्वक जानने के लिए हमें दृश्य के अंदर क्या क्या बातें आती है उसको ध्यान से देखना और समझना होगा। परीक्षा में आपको विस्तार से उत्तर लिखना हो तो दृश्य में क्या कहा गया है, लेखक ने क्या लिखा है, उसका संक्षिप्त परिचय भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो हमने रूपरेखा भाग 3 में कुल मिला के 4 दृश्य लिए हैं। 4 दृश्य में नाटक कहाँ से शुरू होता है, वहां से लेकर किस प्रकार से नाटक आगे बढ़ता है, और 4 दृश्य के बाद अंतिम जो दृश्य है वो हम रूपरेखा भाग 4 यानी कि चौथे खंड में बात करेंगे, जिसमें 5वां दृश्य और 6ठा दृश्य ये आएगा। और अंत में मुख्य संदेश और उपसंहार, इसकी बात हम विस्तार से करेंगे। प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। अंधेर नगरी नाटक, उसका संक्षिप्त परिचय भी हमने प्राप्त कर लिया है। अब उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जब नाटक लिखा था उस समय अंग्रेजों का शासन भारत पर था। अंग्रेजी शासन के दरमियान भारत की न्याय व्यवस्था या न्याय प्रणाली कैसी थी उसकी इस नाटक में विस्तार से चर्चा की है। इस नाटक का नाम क्या दिया गया है, अंधेर नगरी, यानी कि जहां पर अंधेरा छाया हुआ है, कोई न्याय नहीं है, अन्यायी लोग छूट जाते हैं, जिसने मतलब सही लोग हैं जो अन्याय नहीं करते, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, वो फंस जाते हैं। उसकी पूरी चर्चा इसमें की गई है। अब दृश्यवार अगर हम इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले आता है प्रथम दृश्य। प्रथम दृश्य में कौन सी बात की गई है, नाटक शुरू होता है तब क्या क्या बातें आती है। तो इस दृश्य में बहता पानी और रमता साधु को चरितार्थ करते हुए एक महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं। दृश्य का प्रारंभ एक भजन से होता है, राम भजो राम भजो राम भजो वै राम भजो। महंत के 2 चेले हैं, नारायण दास और गोवर्धन दास। महंत गोवर्धन दास को पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर भिक्षा मांगने भेजते हैं। साथ ही साथ वे गोवर्धन दास को यह शिक्षा भी देते हैं कि बच्चा बहुत लोभ मत करना। अब किस पंक्ति के द्वारा वो कहते हैं, तो लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। तो वैसे यह गद्य रचना है, लेकिन भारतेंदु मुख्य रूप से गद्यकार भी थे और पद्यकार भी थे, उन्होंने कविताएं भी लिखी थी। तो बीच बीच में यहाँ पर आपको कविता की कुछ कुछ पंक्तियां भी देखने को मिलेगी। इससे नाटक सजीव हो उठता है। दूसरा दृश्य क्या है, तो दूसरे दृश्य में जो बात की गई है उसमें
यह अगला दृश्य बाजार का है। यहाँ सब तरह का माल बेचने वाले दुकानदार हैं। कबाब वाला, चने वाला, चनाचोर गरम बेचने वाला, घासीराम, नारंगी वाली, हलवाई, साग भाजी फल बेचने वाली, कुंजड़ी, मेवा बेचने वाला अफगान, चाहत बेचने वाला ब्राह्मण। तो इन सब का जो बाजार जो है उसका जीवंत वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। वहीं चूरन बेचने वाला तो अपने चूरन की ऐसी विशेषताएं बताता है कि मुंह में पानी आ जाए। अब जितने भी दुकानदार वहाँ पे हैं जो अपने सामान बेच रहे हैं, वो किसी ना किसी अलग लहजे से बोल रहे हैं। अपने सामान को बेचने के लिए, अपने माल सामान को बेचने के लिए अलग अलग तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। जिसमें से चूरन वाले की बात यहाँ पर की थी, तो उनकी जो पंक्तियाँ थी वो हम देख सकते हैं। अब चूरन वाला क्या कहता है? चूरन बेचते समय बोलता है, मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं न जाए। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायत पूरन इसका काम। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। ले चूरन का ढेर, बेचा टका शेर। अब हमने अगले लेक्चर में बात की थी कि ऐसा नगर है कि जहां पर सभी वस्तुएं टके शेर बेच रही हैं, तो उसी प्रकार जो चूरन की ढेर है वो भी टके शेर बेच रहा है। उसी समय एक मछली वाली आती है और परचूरन की दुकान करने वाला बनिया भी वहां पर आता है। प्रत्येक दुकानदार अपने माल को बेचने के लिए विशिष्ट लहजे में आवाज लगा रहे हैं। इस प्रकार बनिया, कुंजड़िन, हलवाई, ब्राह्मण आदि सभी का भाव एक समान टके शेर है। हलवाई के मुताबिक इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके शेर ही बिकती है। गोवर्धन दास बाजार देखकर बहुत खुश हो जाता है। भिक्षा में जो 7 पैसे मिले थे उससे वह 3.5 शेर मिठाई खरीद लेता है और सोचता है कि गुरु और चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। इस दृश्य में, यानी कि बाजार वाला जो दृश्य है, इसमें नाटक का एक बड़ा महत्व है। इस दृश्य का नाटक में एक बड़ा महत्व है। प्रथम तो इसमें सारा देश समाया हुआ है, सारी संस्कृति आपको उसमें देखने को मिल जाएगी। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता की झलक भी मिलती है। और दूसरी ओर देश की तत्कालीन शासन व्यवस्था पर भी आर्थिक शोषण एवं अंधी नीतियों पर प्रहार किया गया है। यहाँ हर चीज एक ही भाव में मिलती है, हर चीज टके शेर मिलती है। भाजी और खाजा, खाजा यानी कि मिठाई, सभी का एक ही दाम है। आपको जो भी वस्तुएं लेनी हो सबका एक ही दाम। अब ऐसे नगर में आ गए हैं जहां पर आपको कुछ भी सामान लेना हो सबका दाम एक समान है। अब ऐसे नगर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। तीसरा दृश्य जो है, अब तीसरे दृश्य में एक जंगल में महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गाते हुए आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। नारायण दास कुछ नहीं लाता है, जबकि गोवर्धन दास 3.5 शेर मिठाई लेकर आता है। महंत जी शहर में गुणी और अवगुणी को एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सोचते हैं और वो कहते हैं अपने शिष्य को तुरंत ही कि यह शहर छोड़ दो। ऐसे शहर में नहीं रहना चाहिए जहां पर गुणी और अवगुणी सबका दाम एक समान है। हम किसी भी वस्तु की कीमत तय करते हैं उसके गुण और अवगुण को देखते हुए। अगर किसी चीज में गुण अधिक है तो उसका मूल्य अधिक रहेगा, जिसमें गुण कम है उसका मूल्य कम रहेगा। तो गुरुजी अपने शिष्य को कहते हैं कि ऐसे शहर में नहीं रहना चाहिए जहां पर आपके गुण का मूल्य ना हो। आपको और अवगुण वाले व्यक्ति को एक ही दाम पर रखा जाए, दोनों का मूल्य एक समान हो, ऐसे शहर में नहीं रहना चाहिए। और इस पंक्ति के द्वारा गुरु कहते हैं कि सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कदेश में कबहू न कीजिए बास। बसिए ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होई, रहिए तो कुछ पाइए, प्राण दीजिए रोई। गुरुजी अपने शिष्यों को तुरंत कहते हैं कि ऐसे नगर में रहना नहीं चाहिए, तुरंत ही इसका त्याग करके हमें आगे निकल जाना चाहिए। फिर दोनों चेलों में से नारायण दास महंत की बात मान लेता है। नारायण दास जो है वो महंत की बात मान लेता है, लेकिन गोवर्धन दास लालची है, वह लालची आदमी है। वह सस्ते स्वादिष्ट भोजन की लालच में वहीं रह जाने का फैसला करता है। इतना ही नहीं, वह महंत को भी कहता है कि आप भी यहाँ ठहर जाइए, हम शांति से यहाँ पर रहेंगे। किंतु महंत नहीं मानते, वो पूरी परिस्थिति भांप लेते हैं कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और उसे संकट पड़ने पर गोवर्धन दास को कहते हैं कि हम तो यहाँ से जा ही रहे हैं, लेकिन आप पर अगर
कुछ भी संकट आ जाए तो मुझे याद करना, मैं वहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आ जाऊँगा। तीसरा दृश्य यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आता है चौथा दृश्य। चौथा दृश्य जो है वो राज्यसभा का है, जिसमें राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पर स्थित हैं। अब हमने बात की बाजार की, फिर जंगल की जहाँ पर गुरु चेले सब बैठे हुए थे। अब दृश्य जो चौथा दृश्य है उसमें बात चल रही है राज्यसभा की। तो राज्यसभा में राजा, मंत्री सब बैठे हुए हैं। दरबार में राजा का मान सम्मान दिखाया गया है। अचानक दरबार में दुहाई है, दुहाई शब्द गूंजता है और दो नौकर एक फरियादी को लेकर आते हैं जो अपने लिए न्याय मांगने आया है। उसकी शिकायत है कि कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। यहाँ से अंधेर नगरी चौपट राजा दरबार में न्याय का चित्रण किया गया है। शराब में डूबा हुआ राजा फरियादी के बकरी दबने की शिकायत पर बनिया से होकर कारीगर, चनेवाली, भिस्ती, कसाई और गडेरिया से होते हुए कोतवाल तक पहुंच जाता है और उसे फांसी की सजा सुना देता है। यह दरबार बर्खास्त, यहाँ पर दरबार जो है वो बर्खास्त होती है। और अंधेर नगरी का जो सबसे रोचक दृश्य है, कुल मिलाकर इसमें 6 दृश्य है, उसमें चौथा दृश्य जो है वो अधिक रोचक है। सबसे अधिक रोचक दृश्य अगर आपको माना जाए, मुख्य रूप से 2 दृश्य हमने देखे। एक दूसरा दृश्य जिसमें बाजार का वर्णन किया गया था, और दूसरा है चौथा दृश्य जिसमें एक के बाद एक फरियादी आते हैं। फरियादी बोलता है कि मेरी बकरी मर गई है। अब जो दीवार गिरी है, दीवार गिरने के कारण मेरी बकरी मर गई है तो मुझे न्याय चाहिए। तो राजा जो है वो एक के बाद एक को न्याय दिलाने के लिए सजा सुनाने वाला होता है। तो सबसे पहले आता है कारीगर के पास, चने वाले के पास, भिस्ती, कसाई, गडरिया, यहाँ से होते होते अंत में कोतवाल तक पहुँच जाता है। अब कोतवाल को फांसी की सजा सुनाई जाती है और यहाँ पर चौथा दृश्य पूर्ण होता है। अब जैसे चौथा दृश्य यहाँ पर पूर्ण हुआ, बात की गई है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था की। हम देखते हैं कि बकरी मर गई है दीवार गिरने के कारण। अब उस दीवार गिरने के कारण कितने लोगों को राज्यसभा में बुलाया गया, कैसे कैसे न्याय की बात की गई है, राजा मूर्खतापूर्ण निर्णय कैसे लेता है, एक बकरी के कारण कितने कितने लोगों को वहां पर बुलाता है वो तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से वो न्याय सुनाता है और कोतवाल को कह दिया कि इसके कारण ही सब हुआ है, बहुत ही हास्यास्पद और न्याय प्रणाली पर बहुत ही कड़ी चोट की गई है। हमने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक में व्यंग्यात्मक शैली में यह नाटक लिखा गया है और व्यंग्यात्मक शैली के कारण यहाँ पर हास्य के साथ व्यंग्य भी किया गया है कि राजा कैसा है जो अपने शासन व्यवस्था के दौरान किस प्रकार से अन्यायपूर्ण शासन नीति चला रहा है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो कोतवाल से होता हुआ अगर फांसी की सजा उसको दे दी है, अब मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, वह दोषी साबित हो गया है, तो दोषी हो जाने के बाद, फांसी की सजा सुनाई देने के बाद जब उसको फांसी के लिए लाया जाता है, तब देखते हैं कि फांसी का जो फंदा है वो उसके गले में नहीं आ रहा है, क्योंकि कोतवाल जो है वो दुबला पतला है और फांसी का जो फंदा है वो तो बहुत ही मोटा है, मतलब बड़ा है, तो उसके गले में वो फांसी का फंदा आ नहीं रहा है। अब राजा सोच रहा है कि कोतवाल को फांसी कैसे देंगे, अगर फंदा बड़ा है तो इसके लिए तो बड़ा सर चाहिए, इसका सर तो बहुत छोटा है, तो इसको फांसी देने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसका सिर बड़ा हो। तो अब जाओ कोतवाल को छोड़ दो, ऐसे व्यक्ति को लेके आओ जिसका सिर बड़ा हो। समझ सकते हो आप कि न्याय की व्यवस्था कैसी है। यहाँ पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन व्यंग्य किया गया है कि उस समय की न्याय व्यवस्था कैसी थी। तो इस प्रकार इस नाटक को 6 दृश्य में विभाजित किया गया था। हमने 1 से 4 दृश्य की बात इस लेक्चर में की है। अगले लेक्चर में, मतलब अगले चौथे भाग में, हम इसका 5वां और छठा भाग देखेंगे। इस प्रकार आगे का बात हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।